जैसा आपने बताया कि शिक्षा के प्रति उनका प्रेम, उनकी सोच, वैसे भी जो हमारे जीवन के अंदर शिक्षा का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। शिक्षा व्यक्ति के जो भी शिक्षा है, शिक्षा का धन उसको कोई व्यक्ति लूट नहीं सकता। उसको कोई कहीं भी चले जाए, चाहे वो आप देश में या विदेश में, किसी की जगह कहीं भी चले जाए, शिक्षा तो आपके साथ जाती है। वो जो आपका शिक्षा रूपी धन है वो आपके साथ, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। जो आर्थिक दूसरी चीज़ें हैं, ये शिक्षा है, चाहे मतलब पैसा है, ज़मीन है, वो सब अलग हो सकती हैं। जैसे अपना ब्लड अलग नहीं हो सकता, ऐसे ही शिक्षा अलग नहीं हो सकती। शिक्षा तो आपने जो प्राप्त कर ली वो आपके खून के अंदर, आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपकी पूरी ज़िंदगी के साथ चलती है। और शिक्षा का हमारे जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और शिक्षा के बारे में जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को लेकर के, रोहतक यूनिवर्सिटी को लेकर के, और जो उन्होंने 10वीं से लेकर के LLB तक और ये शिक्षा प्राप्त की, ये उनकी, जो मैं कहूँगा कि शिक्षा के प्रति प्यार कह लीजिए, सोच कह लिए, या शिक्षा के जो फ़ायदे, शिक्षा लेने के पश्चात जो अनुभव करना, या जो कह लीजिए कि उसके फ़ायदे लगते हैं, वो उसी का कारण है कि उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन के साथ जिया। बहुत पुराना संबंध रहा। सुषमा जी जब इमरजेंसी के बाद 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, पहली जनसभा हुई थी यहाँ परेड ग्राउंड के अंदर 17 में चंडीगढ़। जगजीवन राम जी उस टाइम आए थे और सुषमा जी साथ आए थे। और 70 के अंदर वो जो सुषमा जी के साथ उस दिन मीटिंग हुई और उसका जो वहाँ पर हमने भाषण सुना, और सारी जनता सुषमा जी के भाषण को सुन करके तो एक बार, और उसके पश्चात उनका चुनाव था वहाँ अम्बाला से, जब उन्होंने पहली बार MLA का चुनाव देखा, विधायक का, तो मैं गया था उस चुनाव में। लगभग 1 महीना लगा करके उनके पास वहाँ कार्य किया, उनकी विधानसभा के अंदर। और तो सुषमा जी और डॉक्टर मंगल सेन जी की बड़ी आपस के अंदर जो तालमेल था वो बहुत अच्छा था। हालांकि बाकियों का इतना ज़्यादा नहीं था। सूरजभान जी का थोड़ा सा और स्वभाव था, हमें डॉक्टर कमला वर्मा जी थी, उनका भी और स्वभाव था। लेकिन ये जो डॉक्टर मंगल सेन जी और सुषमा जी का तो बहुत रिस्पेक्ट करती थी वो, एक दूसरे तालमेल भी और रिस्पेक्ट भी। मैं तो कहूँगा सुषमा जी का जाना हमारे उत्तर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। वो तो एक अम्ब्रेला के रूप में सारे नॉर्दर्न इंडिया के लिए काम करती थी। सुषमा जी के 2 बड़े नुकसान जो BJP को झेलने पड़े हैं, एक सुषमा जी और एक अरुण जेटली। अरुण जेटली जी का जाना भी बहुत बड़ा नुकसान है। और नहीं, देखिए, जहाँ भी जिस जो भी उनके पास विभाग रहा है, वो विभाग ऐसा नहीं रहा कि भी डल है या कोई एक्टिविटी नहीं हो रही या उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उनका तो दबका ही बहुत था। जिस भी विभाग में रहे वो अधिकारी चुस्त दुरुस्त जो है और उनके इशारे पर काम करते थे। ये नहीं कि बार बार उनको कहना पड़े। ये उनकी कार्यशैली जो है, मैं तो आज भी कहता हूँ कि डॉक्टर मंगल सेन की कार्यशैली जो है ना, मैंने तो एक व्यक्तिगत, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं तो उस टाइम चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट था, हमारे अध्यक्ष थे राजकुमार महाजन। एक मेरे को काम पड़ गया तो मैं, वो कहने लगे चलो डॉक्टर साहब के पास चलते। उससे पहले मैं हमारे 3 या 4 मंत्री और थे, सबके पास जा चुका था, वो काम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब के पास गया तो लेटे हुए थे। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ कैसे आए हो? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे। वो क्या नाम भाटिया थे अपने, गुलशन भाटिया। उनको कहा गुलशन टेलीफोन लो।
टेलीफोन किया, लेटे लेटे टेलीफोन किया और तुरंत कार्रवाई होगी, कार्य हुई। तो मतलब काम टेलीफोन करने की जो एक ऑफिसर को ये रहता था कि डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया तो ये काम करना है, ये उनकी सम्मान समझ लीजिए, उनकी इज्जत समझ लीजिए जो ऑफिसर्स के अंदर थी, या उनका डर भी हो सकता है कि भी अगर कार्य उन्होंने नहीं किया तो डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है। और कोई संस्मरण याद हो, कभी मुलाकात? एक बार आप रोहतक आए थे तो बता रहे थे कि सुषमा जी के साथ आपकी छोटी भी आई, आपको पेंशन शुरू हुई थी। बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाला भी हरियाणा पहला राज्य था, और अब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला भी हरियाणा राज्य। हाँ बिल्कुल, देखिए एक अच्छी योजना के बुजुर्गों को सम्मान मिले, वो एक सम्मान भत्ता था उनके सम्मान के लिए कि अपने घर के अंदर रहते हुए उस समय जिस समय शुरू किया गया 100 रुपये की एक बहुत बड़ी कीमत थी। बच्चों के लिए अपने व्यक्तिगत कुछ छोटे मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का ये सम्मान भत्ता बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया, और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी सरकार है, अब हमने 2750 रुपया जो है पर मंथ के हिसाब से 2750 होगी, अभी तो 2500 हो, इस महीने हो जाएगी। हाँ इस महीने हो जाएगी। हाँ 2750 रुपये। और जो ये सम्मान भत्ता है वो हम अपने जो बुजुर्ग हैं जो अपना गुजारा या उस सम्मान भत्ते से थोड़ा बहुत अपनी उनकी ज़रूरियात हैं जो वो पूरी कर सकते हैं, तो वो भत्ते को जो सम्मान भत्ता है उसको पेंशन की बजाय उनका सम्मान है जो सरकार ने और चौधरी देवीलाल जी ने उस समय शुरू किया था, वो बुजुर्गों के सम्मान के नाते उनका शुरू किया था। और उसी दृष्टि से हमारी सरकार भी आज सभी बुजुर्गों का जो हमारे गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, एक 60 वर्ष की आयु से ऊपर सबको सम्मान भत्ता लगातार देती आ रही है। और आज मैं समझता हूँ कि पहले जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के अंदर बड़ा भारी बदलाव आया है। 100 रुपया लेने के लिए या 200 रुपया लेने के लिए घर घर मतलब दर दर भटकना पड़ता था, कहीं पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं उसके पास पटवारी के पास जा रहे हैं। आज सरकार ने जो ये कहा कि उनके घर बैठे उनके अकाउंट के अंदर खाते के अंदर उनकी ये जो राशि है वो अपने आप पहुंच जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सम्मान मैं कहूँगा, और सम्मान जो सरकार ने बुजुर्गों को दिया है कि उनको दर दर भटकना ना पड़े, पहली तारीख को या 7 तारीख को जो भी है उनके खाते के अंदर वो पैसे चले जाएं ताकि वो उनका उपयोग अच्छे ढंग से। सारा दिन लाइनों में खड़े रहते जी। समझौते के खिलाफ उनका मानना था भी हरियाणा के हितों की इसमें अनदेखी की गई है, और संघर्ष समिति में देवीलाल जी प्रधान थे, डॉक्टर मंगल सेन जी थे, लड़ाई लड़ी। 1987 में चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गई। बिल्कुल, देखिए उस समय जो हरियाणा की जनता के साथ अन्याय हुआ वो एक न्याय युद्ध के रूप में चौधरी देवीलाल ने एक आंदोलन शुरू किया। उसमें चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन बराबर का उन्होंने हिस्सा लेकर के हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और हरियाणा की जनता ने भी उनका पूरा समर्थन किया, पूरा सहयोग दिया। और तभी मैं कह सकता हूँ कि लगभग सारी सीटें 90 में से 87 सीटें शायद आई थी उस टाइम। तो ये इतना बड़ा मैंडेट शायद आज तक कभी किसी को नहीं मिला। वो हरियाणा की जनता का जन समर्थन था जिसके कारण, और वो जो हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय हुआ था उसके खिलाफ एक वर्डिक्ट था। 66 के अंदर राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड के अनुसार, उस समझौते के अनुसार जो हिस्सा हरियाणा को मिलना चाहिए था, 105 गांव थे, चाहे वो अबोहर फाजिलका का एरिया था या और जो निर्णय हुए थे, वो निर्णय फलीभूत नहीं हुए, वो निर्णय सिरे नहीं चढ़े, और वो लौंगोवाल की हत्या हो गई, फिर राजीव गांधी की हत्या हो गई। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं
जो राजीव लोंगोवाल समझौता था उसको सिरे चढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब ने पूरे प्रयास किए कि जो समझौता हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ संशय थी, कुछ ना कुछ उनके मन के अंदर खोट था, जिस कारण वो राजीव लोंगोवाल कॉड जो है वो लागू नहीं हो पाया। और आज बहुत सारी समस्याएं, आज जो समझौता लागू ना होने के कारण आज हमें फेस करनी पड़ रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो हमारी पंजाब हरियाणा विधानसभा का मामला है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि हमने 40% हिस्सा जो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के तहत हमें मिला था, अभी तक 27% हिस्सा हमें उससे मिला है। आज SYL का मुद्दा है, SYL की नहर अगर बन जाती तो शायद ये जो हरियाणा को आज पानी की कमी महसूस हो रही है वो पानी की कमी महसूस ना होती। आज मैं समझता हूँ कि ये जो समस्याएं हैं, समझौता तो हुआ लेकिन समझौता लागू करने की जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए थी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कांग्रेस सरकार जो है वो उसके अंदर लैग कर गई, उसके अंदर लैकिंग थी। और जो दृढ़ इच्छा शक्ति ना होने के कारण आज भी ये समस्याएं हमारे बीच में अटकी हुई। गुप्ता जी, हरियाणा में गठबंधन की राजनीति शुरू करने वाले चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सैन थे, उसके जनक कह सकते हैं। ये बिल्कुल देखिए, उस समय पूरे देश के अंदर एक छत्र कांग्रेस का राज था। लगभग पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी और उस समय कांग्रेस की सरकारों को हटाना, कांग्रेस की सरकारों को सत्ता से अलग करना वो एक बड़ा चैलेंज था। और मैं समझता हूँ कि जो एक संयुक्त विधायक दल SVD की जो एक राजनीति, जॉइंट गठबंधन की राजनीति आई और उसके पश्चात गठबंधन की राजनीति बहुत हद तक काफ़ी देर तक सफल भी रही, लेकिन कुछ कारण, व्यक्तिगत कारणों से जहाँ जहाँ गठबंधन हुए ज़्यादा देर चल नहीं पाए। उसके कारण थे कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित जो थे वो जो देश हित से, जो प्रदेश हित से टकराते थे। इस कारण डॉक्टर मंगल सैन हमेशा प्रदेश की बात करते थे, देश की बात करते थे। जब दूसरी तरफ से कोई व्यक्तिगत हित की बात आती तो उस समय गठबंधन सरकारों को अलग भी होना पड़ा, गठबंधन से अलग भी होना पड़ा, फिर दोबारा भी गठबंधन हुए। लेकिन मकसद ये था कि जो कांग्रेस को हटाने के लिए, जो कांग्रेस का मिस्र रूप था या जो कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद था, एक पारिवारिक पार्टी के नाते जो कांग्रेस कार्य कर रही थी, उस पारिवारिक पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए गठबंधन की सरकारें बनी। और आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उन गठबंधन सरकारों के पश्चात आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो लगभग 17 प्रदेशों के अंदर हमारी सरकारें हैं, एक दो जगह गठबंधन से भी हैं, लेकिन ये उन्हीं गठबंधन का परिणाम था। आज जो कांग्रेस की जो नीति थी या कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो परिवारवाद था, उस परिवारवाद को ख़त्म करने में, समाप्त करने में हम सफल हुए। राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सैन जी ने काफ़ी संघर्ष किया, जिस कारण आज ये चंडीगढ़ अभी तक बचा हुआ, नहीं तो ये चला जाता। जी हाँ बिल्कुल, देखिए विधानसभा के अंदर जो एक विधायक की जिम्मेवारी है, विधायक का जनता के प्रति जवाबदेही है, या विधायक को जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर अपने इलाके की या अपने प्रदेश की जो जन समस्याएं हैं उनको उजागर करना और उनको पूरा करवाना, उन समस्याओं का समाधान करवाना, ये उनकी विशेषता रही। और उसका फॉलोअप जो है कि आज अगर कोई समस्या आई है और किसी अधिकारी को उन्होंने कहा है तो उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ,
नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको फॉलो अप करके उस समस्या का समाधान कराना, मैं समझता हूँ कि यही एक कारण था कि विधानसभा के अंदर भी जो उनकी आवाज़ थी, एक बुलंद आवाज़ विधानसभा के अंदर डॉक्टर मंगल सेन जी की, और जिस समय डॉक्टर मंगल सेन बोलते थे उस समय विधानसभा के अंदर एक सन्नाटा, जैसे सबको सुनने की इच्छा होती थी कि डॉक्टर मंगल सेन क्या कह रहे हैं, वो हमें सुनना चाहिए। और इस प्रकार का वातावरण जब विधानसभा के अंदर रहता था, तो मैं समझता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए, विधानसभा के अंदर लिए गए निर्णय, विधानसभा के अंदर जो गाइडेंस थी, विधानसभा के अंदर जो उन्होंने इस पंजाब हरियाणा को लेकर के जो लड़ाई लड़ी डिवीज़न के टाइम, जब पंजाब का और हरियाणा का विभाजन हुआ, उस समय जो लड़ाई लड़ी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत चिरस्मरणीय है। विधानसभा के स्पीकर हो, मेरे को भी डॉक्टर साहब के साथ काम करने का मौका मिला 25-26 साल, फिर मेरे को पत्रकारिता में डाल दिया उन्होंने। तो वो विधानसभा की जो नियमावली है उनको ज़बानी याद होती थी, और जितने भी नए विधायक चुन के आते थे उनके पास प्रशिक्षण लेने जाते थे वो विधायकों को। निश्चित तौर पर देखिए, जो मैंने कहा उनकी कार्यशैली, एक तो उनको बहुत सारी चीज़ें अनुभव के आधार पर उसकी जानकारी थी। दूसरा, जो भी विधानसभा के अंदर डिस्कशन होनी होती थी वो उसकी पहले से तैयारी करके आते थे कि विधानसभा के अंदर कौन सा प्रश्न लगा हुआ है, कौन सा बिल लगा हुआ है, उसके ऊपर कैसे चर्चा करनी है, उस बिल के ऊपर क्या क्या उसके अंदर यदि खामियां हैं तो उसको कैसे अपनी बात को रखना है। और जो सरकार के अंदर भी थे तो चौधरी देवीलाल जी के साथ और जो अन्य उस समय नेता थे उनके साथ मिलकर के काम किया। और चौधरी देवीलाल जी भी उनकी बात को पूरा वजन देते कि, क्योंकि उन्होंने कभी व्यक्तिगत काम के लिए कभी नहीं कहा, व्यक्तिगत उनके हित के लिए नहीं कहा, वो जनता के हित की लड़ाई लड़ते थे। इसीलिए लोग जो थे, जो दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं, उनको पसंद करते थे। युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों को, 36 बरादरी को भाजपा के साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने पंचकूला से गुड़गांव तक, सिरसा से पलवल तक संगठन खड़ा किया। देखिए, डॉक्टर मंगल सेन जी की जो कार्यशैली थी वो बहुत अद्भुत थी। वो कार्यकर्ता के मन की दुख, जो उसकी पीड़ा है, वो उसको समझते थे और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते थे। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो हरियाणा में राजनीति में बहुत देर के बाद आया, लेकिन जब मैं चंडीगढ़ में था मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और मैंने देखा कि जो कार्यशैली उनकी, कि कोई भी काम है तो उस समस्या का समाधान उसी समय हो। और मुझे उस समय देख करके बड़ा खुशी भी होती थी कि वो जिस अधिकारी को टेलीफोन कर दिया वो समझो काम हो गया। किसी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके कहे हुए कार्य को वो नज़रअंदाज कर दे। और ये जो उनकी कार्यशैली थी, इसी के कारण कार्यकर्ता जो थे उनके साथ मन से जुड़े हुए थे, क्योंकि कार्यकर्ता के दुख में, सुख में, कार्यकर्ता की पीड़ा के अंदर हर समय डॉक्टर मंगल सेन जी खड़े रहते थे। और यही कारण था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ पाई। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन, संगठन के लिए जमीन तैयार करने में डॉक्टर मंगल सेन का अहम योगदान था।
नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा की राजनीति में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे वो डॉक्टर मंगल सेन थे। और उस परिस्थिति में जब पूरे देश में जनसंघ का कहीं कोई स्थान नहीं था, उस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जनसंघ के 17 मेंबर चुन करके आए थे। तो मैं समझता हूँ कि वो जो नींव डॉक्टर मंगल सेन जी ने हरियाणा की राजनीति के अंदर रखी थी, आज उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मंगल सेन जी का है। में या तो आंदोलन में, हिंदी आंदोलन में, और उनकी आखिरी जेल यात्रा जो थी राम मंदिर निर्माण मामले को लेके थी। 2 नवंबर 1990 को वहाँ गिरफ्तार हुए, छूट के आए। 2 दिसंबर 1990 को डेथ हो गई। उस आंदोलन में मेरा भी जाना हुआ था। डॉक्टर साहब और हम लगभग एक ही दिन हम पकड़े गए थे। ये जो वहाँ पे आगरा के पास एक शहर था, और हम जा रहे थे अयोध्या के अंदर, रात को उतार लिया उन्होंने। कहीं से उनको थोड़ी ऐसी आईडी थी कि इसके अंदर जा रहे हैं, उतार लिया। फिर हम 9 दिन वहाँ पर आगरा जेल में रहे। डॉक्टर साहब भी वहीं वो दूसरी जेल में थे, आगरा के पास ही। उसमें हमारे वाली जेल में नहीं थे, क्योंकि चंडीगढ़ के अलग थे, हरियाणा के अलग थे। हम चंडीगढ़ की तरफ से गए थे। तो उस टाइम चाहे वो इमरजेंसी का काल है या ये अयोध्या आंदोलन है, इसके अंदर तो बहुत यातनाएं, जैसे अब रामविलास जी को कितना बड़ा कष्ट दिया गया, डॉक्टर साहब को भी, मतलब जेलों के अंदर जो जिस आंदोलन को लेकर के गए, लेकिन आज स्वर्ग में भी वो इस बात को लेकर खुश होंगे कि जिस काम के लिए उन्होंने जेल गए थे, आज वो काम जो था वो पूरा हो गया। इसी में बड़ी बड़ी संतुष्टि है। मैं तो कल मेरे को पता लगा दीदी रितंबरा जी साध्वी यहाँ आई थी, बद्दी नालागढ़, उनका एक स्कूल है वहाँ पर, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। 90 के अंदर वो पहली बार यहाँ आई थी चंडीगढ़। एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, मतलब पूरे चंडीगढ़ की। मुझे याद है कि वो जनसभा सबसे बड़ी थी उस टाइम, और इतनी भीड़ थी कि राम आंदोलन को लेकर के, और उनकी जो वाणी के अंदर उस टाइम तेज था ना जी, उसने तो हिला के रख दिया। लोगों को ऐसे लगा कि आज ही चलो बस जाके राम मंदिर के लिए। मैंने कल उनको याद कराया तो कहने लगी हाँ मुझे भी उस टाइम की वो याद है। वो एक्चुअली क्या हुआ, स्टेज पर गए, नीचे उन्होंने चप्पल वगैरह निकाली, जब ऊपर गए तो इतने में जब वो स्टेज ख़त्म हुई जनसभा, भीड़ इतनी सारी स्टेज के ऊपर पहुंच गई, वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, चप्पल वप्पल उसके। तो कहने लगी मैं 3 दिन बिना चप्पल के रही। कल बता रही थी कि मैं 3 दिन बिना चप्पल के रही उसके बाद। तो वो जो एक मैं समझता हूँ कि ये आज जो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो डॉक्टर मंगल सेन जी जैसे जो हमारे पार्टी के पिलर थे, जो कहूँगा कि जो अपने नींव के पत्थर उनको कहा जाए, उन्हीं के ऊपर आधार के ऊपर ये आज हमारी जो सरकार है या हमारा जो पूरे देश के अंदर राज्य है, वो उन्हीं के कारण है। ऐसे ऐसे लोग, मैं आप कुशल ठाकरे जी को जानते नहीं,
सुंदर सिंह भंडारी जी थे। मतलब क्या जीवन था उनका। मैं तो उनके साथ काम किया मैंने। वो हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कुशाभाऊ जी तब आए। और सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी को 5 राज्यों का जब प्रभारी बनाया तो कुशाभाऊ जी का फ़ोन आया कि भाई वो आपके प्रभारी मोदी जी कल आएंगे तो मैं छोड़ने आ रहा हूँ। मैंने उनको कहा जी मैं उस टाइम बीमार था। मैंने कहा जी मैं तो बीमार हूँ, मेरे पास तो डॉक्टर ने बैठने के लिए भी मना किया हुआ कि 2 मिनट बैठना भी नहीं है आपने, मेरी डिस्क की प्रॉब्लम थी। वो कहते बैठ। तो मैंने कहा जी कल मैं तो, मैंने कहा नहीं आप अपने घर पर मीटिंग रखो। पदाधिकारियों की बैठक रखी, 20 के लोग थे, 18-20 लोग। और मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं सारी मीटिंग में लेटा रहा। कुशाभाऊ जी बैठे रहे, मोदी जी बैठे, और लगभग 2-3 घंटे बैठक चली। तो नरेंद्र मोदी जी के 5 साल तपस्या के साल जो है मैंने अपनी आँखों से देखे। मतलब कितना दुख होता था कि उनको ऐसा लगता था कि उनकी एंट्री बैन थी वहाँ पे अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर वो जा नहीं सकते थे। और उस समय यहाँ पर चाहे वो छोटा सा एक इतना ही, इससे तो तीसरा हिस्सा है जो कमरा जहाँ वो रहते थे। कभी आपने देखा हो, पिछले पास एक तख्तपोश था, तख्तपोश के ऊपर ही वो सोते थे। और आगे छोटा सा ड्राइंग रूम था जहाँ हम बैठे होते थे। एक टॉयलेट बाथरूम, बस ये वहाँ कंस्ट्रक्शन अभी भी है। तो मोदी जी ने बहुत संघर्ष किया।